तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं और पीछे अभी तक हमने जो देखा है वो कूलम्ब्स लॉ के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस किसी स्टैंडर्ड एग्जाम के अंदर में आए हुए थे वो सारे कवर कर लिए। हमारी आगे भी अप्रोच यही रहेगी कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को जो भी पढ़ाने वाला हूँ लगभग 200 प्लस उसके अंदर में क्वेश्चन आप लोगों को मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द क्लास जब आप देखेंगे और इन नोट्स के साथ में रीड आउट करेंगे और अपने किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में जाके देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इन कंसेप्ट्स के साथ जो आपने समझे हैं बाहर नहीं मिलेगा। ये केवल मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी सारा यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रॉपर नोट्स के साथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी अच्छा खासा वेटेज आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट रखता है। 200 प्लस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, यानी कि पिछले पेपर्स के अंदर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में। तो कुलम्स लॉ की जो वीडियोज़ हैं वो आपने देख ली हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के ऊपर में हम काम कर रहे हैं। और ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, चाहे आप किसी भी कोर्स के साथ में एनरोल होना चाहते हैं तो वो फोटोनिक्स ऐप के ऊपर में अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और साथ ही टेलीग्राम भी है फोटोनिक्स का, तो वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी हम यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करना चाहते हैं कंटेंट से रिलेटेड माइंड मैप्स के साथ में, तो आप वहाँ पर इजीली उनको जो है ट्रेस आउट कर सकें। चलिए अब क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और साथ ही हम आपके जो थ्योरी बनेगी उन क्वेश्चंस की वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा ताकि आपका वन शॉट के अंदर में पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन की वन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्पेरिकल सेल ऑफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो जब भी मैं पहले भी आपको अप्रोच बता चुका हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर में तो उसके स्टेटमेंट को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। वन बाय वन उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है उनको आप ट्रेस आउट करते चलो और उसके अकॉर्डिंग उसकी फिगर डिज़ाइन करते चलो। तो जैसे इसने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्पेरिकल सेल, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉलिड सेल होता है और एक हमारे पास में स्पेरिकल सेल होता है। तो स्पेरिकल सेल का मतलब हो गया कि खाली है अंदर से, बाहर बाहर इसके ऊपर में चार्ज जो है दिया गया है। अब चार्ज इस पे कितना बोला गया है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि आपने इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीन तरह के होते हैं, एक लैम्डा होता है, एक सिग्मा होता है और एक हमारे पास में रो होता है। तो सिग्मा जो होती है वो डिफाइन करता है कि कोई भी आपने सरफेस लिया है उसके ऊपर में चार्ज को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चार्ज हो सकता है। तो ये डिफाइन करता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर जो भी आप यूनिट एरिया ले रहे हैं उस पर कितना चार्ज हमने दे रखा है। अगर मुझे पूरा चाहिएगा तो मैं इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा कि पूरे स्पेरिकल इस सरफेस के ऊपर में कितना चार्ज जो है वो रखा गया। उसी तरह से लैम्डा जो होता है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपने ली है, कोई स्ट्रेट वायर ले लिया है तो वहां पर लैम्डा से हम डिफाइन करते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास में रो। जब भी आप वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में स्पेरिकल जब सॉलिड स्पेयर आएगा तो वहाँ पे जो है वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा हर जगह पे होगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम रो को डिफाइन करते हैं, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम उसको जानते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्पेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। आंसर तो इसका सीधा आपको पता ही है कि जब भी हमारे पास में कोई होलो स्फीयर होता है तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, और जब तक चार्ज नहीं है अकॉर्डिंग टू गोसलो वहां पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास में बनेगा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसको किससे बोलते हैं, जीरो के बराबर रहेगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। यानी कि चार्ज जो होता है वही यहाँ पर होता है रिस्पॉन्सिबल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाने के लिए, क्योंकि हमारा इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसकी मैं थ्योरी थोड़ी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्या इसके अंदर में कहानियां जो है वो बताई गई हैं। तो इसकी कहानी हमें सिंपल ये बताती है कि कोई भी स्पीयर है तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनको समझते चलो भाई। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि कोई भी हमारे पास में पॉइंट है, हमने एक जर्नल पॉइंट उसका ले रखा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है और इस पॉइंट के ऊपर में मुझे इसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डिफाइन करना है। दो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं। तो मैं पोटेंशियल को भी अभी साथ साथ में लेके चल लेता हूँ ताकि आगे जब क्वेश्चन कोई हमारे साथ में इस तरह का आएगा तो मैं वहाँ पर आपको डिफाइन कर दूँ। तो बाहर की साइड में क्योंकि सरफेस के ऊपर में आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो मैं कोई भी एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लूंगा
उससे मैं इसका फील्ड देखूंगा, और पूरे का देखना है तो मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी कोई पॉइंट आपका स्पीयर से बाहर है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब सरफेस पे नहीं है और इनसाइड नहीं है, तो इस पॉइंट के ऊपर में उसका जो पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में होता है, ई आउट आप इसको जानेंगे, दैट कैन बी गिवन एज के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर से हम इसको डिफाइन करते हैं। और जो दूसरा तरीका हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से लिख सकते हैं, वो होता है हमारे पास में सिग्मा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये आर क्या है, ये आर है, ये रेडियस, जो यहाँ पर इसका रेडियस गिवन था, कैपिटल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल आर क्या है, जो पॉइंट हमने इसे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे इसका मैं अगर पोटेंशियल डिफाइन करना चाहूँ तो वी आउटसाइड जो इसका पोटेंशियल होता है, दैट कैन बी गिवन बाई के इंटू में क्यू डिवाइड बाई आर। आर से हम इसको डिफाइन करते हैं, और के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। और मैं इसकी सिग्मा की फॉर्म के अंदर में लिखना चाहूँ तो सिग्मा आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नोट आर से हम इसको जो है डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि सिग्मा जो होता है वो बेसिकली जो चार्ज होता है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और उसका जो एरिया होता है। तो 4 पाई से 4 पाई हमारे पास में, क्योंकि के का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए खाली यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वेयर बचा है, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर दिया था। अच्छा, ये तो होगी पॉसिबिलिटी जब आप कोई पॉइंट बाहर ले रहे हैं। अगर मैं पॉइंट जो है बिल्कुल सरफेस के ऊपर में ले लूँ, तो जैसे ये हमारे पास में आर है, तो मैंने इसके सरफेस के ऊपर में लिया और इसकी जो चार्ज डेंसिटी दी गई है दैट इज प्लस प्लस प्लस, मैंने इक्वली उसके ऊपर में चार्ज दिया है। और ये आर ही मतलब जो उसका रेडियस था वही अब क्या बन गया, उसकी पोजीशन बन गई है उसके सरफेस के ऊपर में। तो यहाँ जो आप डिफाइन करेंगे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द सरफेस, वो कि हम प्रोवाइड करते हैं बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई, यानी कि के डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, यहीं से हम डिफाइन करते हैं। के और की इनकी वैल्यू आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास में जो बचेगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, से डायरेक्टली आप इसके सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी जब पोटेंशियल की बात करता हूँ, वीसी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द सरफेस, इट कैन बी गिवन एज सिग्मा के इंटू में क्यू डिवाइडेड बाई आर। और इसको मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू में आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और उसी का खेल हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर में। दिख रहा है ना आपको ये, भाई कहीं कट तो नहीं हो रहा है? चलो नेक्स्ट पेज में मैं इसको कर देता हूँ। तो तीसरा जो पॉइंट हमारे पास में बनता है कि उसके सरफेस के ऊपर में आपने देख लिया, आउटसाइड आपने देख लिया, इनसाइड अगर आ जाए तो कैसी सिचुएशन जो है वो बनती है। तो इनसाइड वाले आ जाओ, क्योंकि इनसाइड में हमारे पास में कोई भी चार्ज नहीं है, और हमारा जो पोटेंशियल होता है उसके चार्ज से हमने देखा डिफाइन किया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डिफाइन किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर से, आर स्क्वेयर के जो है रिस्पेक्ट में ये हम डिफाइन करते हैं। अब इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल या फिर स्पेरिकल सेल इज गिवन बाई गिवन एज जीरो। और जो पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या रहेगा, अपने आप में कांस्टेंट बना रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि उसका जो पोटेंशियल है उसके सरफेस पे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से बना हुआ है, यानी कि वो जो थ्रू आउट द बॉडी, इनसाइड द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे जब अब इक्वी पोटेंशियल वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आपको मोटा मोटी तीन चीज़ें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि सरफेस पर है, बाहर है, सरफेस पर है, और इनसाइड है सेल के, यानी कि अंदर से खोखला है, होलो है, उसकी बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर में जो आपको मिला था पहला क्वेश्चन, इसकी थ्योरी पूरी ये है। और आगे ये मानो कि आपने 10 to 15% अपना जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको यहाँ से कवर कर लिए छोटी सी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो तीन पोजीशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अगर कोई ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को बोल दे देन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, कि हमारे पास में अगर मैं पोजीशन कुछ इस तरह से डिफाइन करूं कि ये अलग अलग पोजीशंस हमारे पास में है, चार्ज जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ तक मेरे पास में पोटेंशियल जो है इनसाइडली वो तो रहेगा जीरो, फिर एकदम क्या करेगा ये पीक पर चला जाएगा, यानी कि मैक्सिमम उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और फिर आप देख रहे हैं कि वो उसके यहाँ पर आप देखो आर स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर क्या है उसके आर के, यानी कि उसका आर स्क्वेयर जो उसकी पोजीशन थी यहाँ पर, ये पोजीशन थी यहाँ पर, वो अपना क्या करेगा मैक्सिमम लेगा। फिर हम आर को जो है इंक्रीज करते चले जाएंगे, उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ
चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 63। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज और डेप्थ में लाने की कोशिश करेगा ये। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारे पास में फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स एमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी है और वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या कर रही है, बाहर की तरफ में निकल रही है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी रिस्पेक्टिवली, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर। ये जो ए और बी के बीच में है वो डिस्टेंस इसने आर दे दी है। ये जो रेज निकल रही हैं ये हमारे ए से बी की तरफ में जो पॉइंट है उसको इमर्ज कर रहा है, ए टू बी इज ये आ गया हमारे पास में, और ई बी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो आपको पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये बड़ा है या ई बी पॉइंट के ऊपर में ज़्यादा है। तो भाई आपने कहानी पढ़ी होगी, जब भी कोई चार्ज होता है तो उसके आसपास का एरिया जब आप देखते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है, यानी आप एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एक एरिया लो यहाँ पर, उसी को, उसी रिंग को यहाँ रखो, उसी रिंग को यहाँ रखो, तो क्या होता जा रहा है, शुरू में आपने देखा 1 2 3 4 चार लाइनें थी, आगे आगे गए 2 होगी, फिर आगे जाएंगे तो एक भी लाइन होती चली जाएगी। यानी कि जब भी चार्ज होता है उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में अगर ज़्यादा है, यानी कि जो लाइंस ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ए के आसपास अगर मैं इस रिंग को रखूँ और सेम रिंग में यहाँ पर ले जाके रखूँ, सेम रिंग में यहाँ पर ले जाके रखूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए पे सबसे ज़्यादा जो रिंग है वो सबसे ज़्यादा जो लाइन्स है वो इसके अंदर में कवर हो रही है। देन यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया हुआ ये क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ विल बी। ओ के ऊपर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है और ये सारे के सारे जो एंगल्स भी है वो हमारे पास में क्या है, सेम हो जाते हैं। तो ये ए जो इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर में ए लगा रहा है, यहाँ पर बी लगा रहा है, और यहाँ पर जो है वो सी फोर्स लगा रहा है। तो आप ये कहेंगे कि जो अगर सिस्टम को हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर में रहना है, देन ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि फोर्स बाय ए, फोर्स बाय बी, फोर्स बाय सी, ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि जो हमारे पास में ट्रायंगल है वो क्या करेगी, इसके अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर तरफ से उसके ऊपर में क्या लगेगा, इक्वल फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपके पास में कौन सा बनेगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास में जीरो है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी तो कुछ इसी तरह से डिफाइंड होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम इससे डिफाइन करते हैं। तो फोर्स ही जीरो होगी है जो उस पर नेट फोर्स लगी जा रही है, देन द रिजल्ट विल बी जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। An uncharged pair of the metal is placed in between two charges plate as shown. The line of the force like। अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो है मेटल्स को लेके यहाँ पर हम ओपन करना चाहेंगे। होता क्या है कि जब भी कोई भी हमारे पास में मेटल होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है इसके पास में, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जो हमारे पास में सरफेस पर जब पहुंचेंगी तो वो उसके ऊपर में हमेशा परपेंडिकुलर जो है वो फॉर्मेशन करती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और जब आप इसको देखेंगे तो जब सरफेस के आसपास में आती है ना तो थोड़ी सी क्या होती है, वो कर्व होके निकलती है। अगर सरफेस को टच करवाना है तो सरफेस पे तो वो जो होगी वो 90 डिग्री आकर गिरेगी। तो 90 डिग्री आकर गिरने का मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो बोल रहे हैं एन अनचार्ज स्पेयर, एक अनचार्ज स्पेयर है, ये चार स्पेयर हमने अपने चार ऑप्शंस में रखे हैं, प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट के ऊपर में रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव में। द लाइंस ऑफ द फोर्स लाइक, तो मेटल के लिए जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो कैसे डिफाइन करती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जब इसके ऊपर में सरफेस पे पड़ रहा है तो 90 डिग्री बनाना है, ये 90 डिग्री बनाना है। और जो इस पे नहीं पड़ रही है तो वो सरफेस इससे कैसे होके गुजर रही है, वो थोड़ी सी कर्व बना के गुजर रही है। देखो ये वाली लाइन जो है वो इससे कर्व बना के गुजरी, ये वाली लाइन जो है वो इससे कर्व बनाकर गुजर रही है। देन यू कैन से कि हमारे पास में अगर कोई भी मेटल होता है तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर वो नियर बाय द मेटल गुजर रही है देन इट विल फॉर्म सम कर्व नियर बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां से आप देखें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका जो है वो सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई।
अच्छा क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की जरूरत है। अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ में लेके चल रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल पर भी काम करूंगा, लेकिन ये बेसिक लेवल का लेने का रीज़न यही होता है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में पकड़ बने। मैं बार बार ये चीज़ें दोहराता हूँ। अगर आपने हमारा कंप्लीट जो कोर्स जिसमें थियोरेटिकल पोर्शन हम कवर करवा रहे हैं वो उसमें क्लासेस देखी हो, तो वहाँ हमेशा ये कहता हूँ कि पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद में अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ में जाओ। आप लाखों न्यूमेरिकल कर लो, आपकी फिजिक्स कभी अच्छी नहीं हो सकती है। आपको फिजिक्स अच्छी करनी है तो आपके जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस, मेटल प्लेट्स की बात कर रहा है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फेस ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ में फेस कर रही हैं, ऐसे हैं, प्लस क्यू है और इस पे जो है वो माइनस क्यू है। एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन द कैरोसिन ऑयल। अब इसको क्या करते हैं, ये जो प्लेट्स थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनका प्लस टू माइनस, हाँ एक चीज़ और ध्यान आपने पढ़ी भी होगी ये चीज़, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ में टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट होती हैं, कभी भी ये लूप नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट पर, मतलब फील्ड लाइंस बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती हैं, वो करती हैं कि अगर मैंने चार्ज को यहाँ पर छोड़ दिया तो इस लाइन को फॉलो करता हुआ वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। ये बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो रोल होता है, उस पर लगने वाले फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ये बोलते हैं ना फोर्स, यानी उस पर जो ताकत लगेगी किसके ऊपर, एक यूनिट चार्ज के ऊपर में। तो जब आपने यहाँ पर छोड़ा तो उस पर ताकत लगेगी, और फोर्स जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 5 न्यूटन लग रही है या 10 न्यूटन लग रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए ये भी अपने आप में क्या होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है वो उसकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें सीधा सीधा ये जो कर्व होने का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई भी यूनिट चार्ज को यहाँ पर छोड़ दिया ना इस पॉइंट पर, तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए, अब क्या कह रहा है कि प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन द कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल के अंदर में उसको क्या कर दिया है, डिप कर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी आप पोटेंशियल डिफाइन करते हैं इट इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी कहानी है। और इसके बाद में हम क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर से उसको डिफाइन करते हैं। तो आपने अगर नज़र इसके ऊपर डाली होगी तो यहाँ एक जो पैरामीटर मिलता है वो आपको एप्सिलॉन नोट का मिलता है। ये एप्सिलॉन नोट है क्या, ये एप्सिलॉन नोट बेसिकली आपको जो परमिटिविटी होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट कर सकता है वो मीडियम, वो इस चीज से हम डिफाइन करते हैं। लेकिन जब आपने कैरोसिन के अंदर में डाला है तो उससे क्या होता है, उसकी परमिटिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है इसके अंदर में। और उसका जो अगर मीडियम के अंदर में जो हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट होगा, उसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका माने या परमिटिविटी का जो कांस्टेंट हम उसका माने, तो वहां से एक नई टर्म उसके साथ में जुड़ जाती है, के ई, जो रिलेटिव परमिटिविटी की हम बात करते हैं। तो ठीक उसी तरह से फॉर्मूला जो है आपका क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये जो पैरामीटर था इतना, ये आपका क्या दिखा रहा है, ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इनिशियल, जिसको आपने ई नोट से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के। यानी अब आप सीधा सीधा इसका आंसर बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी कैरोसिन ऑयल की, तो वो क्योंकि 1 से ग्रेटर होती है, तो इसलिए हमारा जो मीडियम है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ई नोट, तो सॉरी, जो पहले हमारे पास में ई नोट था उसको हमने के से डिवाइड किया है, तो अपनी पिछली वैल्यू से क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं कितनी बार ये एग्जाम्स के अंदर में रिपीट हो, सारे क्वेश्चन में ना किसी एग्जाम में आए हुए ले रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के ऊपर में, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर में जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन द स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ द रेडियस 0.1 मीटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना 0.036 न्यूटन पर कूलम जस्ट अबाउट इट्स सरफेस। कर कोई भी स्पेरिकल कंडक्टर है, इसके ऊपर में मैं कितना चार्ज डालूं, ये बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। अब आधे तो देख के ना यही घबरा जाते हैं, यार इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकलता है इलेक्ट्रॉन, हमने तो चार्ज के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केसेस के अंदर में। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है इतना, तो थोड़ा सा
क्वेश्चन के बियॉन्ड जाके सोचो। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे से मैं इसको ना के लिखा करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फेमिलियर आप कैसे रहें, क्योंकि उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम 9 × 10⁻⁹ डायरेक्टली पुट डाउन करेंगे आगे के क्वेश्चन के अंदर में। अभी ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है। ओके, लेकिन सर इसमें तो कहीं हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रही है। अगर आपने अच्छे से चार्ज के बारे में स्टडी करी हो तो चार्ज ये बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज एंड इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ से आप देखें कितने चार्जेस हमें चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आता है क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज क्यू को हम लिख सकते हैं एन ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और मुझे यही तो चाहिए कि कितने नंबर ऑफ में इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर में डालने। तो के की वैल्यू हमारे पास में 9 × 10⁻⁹ होती है और एन मुझे चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। आर जो है वो 0.1 दिया गया है, 0.1 का होल स्क्वायर हो गया। और ये किसके बराबर में वैल्यू है, आपको वैल्यू गिवन है ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर में है, दैट इज इक्वल टू 0.036 न्यूटन पर कूलम के बराबर में है। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे देन यू विल फाइंड द आंसर 2.5 × 10⁻⁵। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप इस पेयर के ऊपर में डाल देंगे तो आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, 0.036। इसको डबल स्टार मार्क करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करके दोबारा से अपने हाथ से करके देखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। आगे ना समझ में भाई ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सिंपल एक ये आपके दिमाग में जो है पॉइंट क्लिक करना चाहिए था, उसके बाद तो क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है और सॉल्यूशन में बहुत छोटा है। क्यों छोटा है देखो समझो, मैं ऑलरेडी इसको बता भी चुका हूँ आप लोगों को पहले। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल। देखो ये पॉइंट पकड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, स्पेरिकल सेल की बात कर रहा है, ऑफ रेडियस r। चलो बना लेते हैं। कोई हमारे पास में एक स्पेरिकल जो सेल है जिसका रेडियस आपको दिया गया r इज e, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2। 3r/2 का मतलब हुआ कि जो रेडियस है उसका 1.5 गुना, ये ना। तो 1.5 गुना आप जाके देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास में, और ये हमारे पास कहीं हो गया जो टोटल था ये पॉइंट 3r/2। मैं बना रहा हूँ लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं वैसे, पर थोड़ा सा समझ लो आप लोग। यहाँ पर पहुँचा मैं पी पॉइंट पे तो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर वो है ई। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर आपने ये बोल रहा है कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ जो कि r/2 डिस्टेंस पे है, तो कितना होगा। अरे भाई मेरे, आपने ये अगर पॉइंट जो आपको बताए गए थे वो अच्छे से समझे हो ना, तो इसका आंसर यहीं से निकल गया है यार। जब आप देख रहे हो कि स्पेरिकल सेल के अंदर में कहीं पे भी मैं चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं चला जाऊँ, कोई चार्ज ही नहीं है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाने के लिए इसने बहुत बड़ा कर दिया कि ये इतने पे स्पेरिकल सेल के बाहर में ये है वो है। आपका मेन अगर ये पकड़ लेते हैं ना कि स्पेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि इनसाइड जो मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो आपका एक लाइन का भी ये मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अभी आ जाएगा धीरे धीरे, आपको ना ये सब चीज़ें टेक्निक्स जो है वो आती हुई चली जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर में बोला जा रहा है आपको ए पॉइंट डाइपोल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन सम ओरिएंटेशन। अच्छा, डाइपोल की बात आ गई है तो मैं डाइपोल की थोड़ी सी कहानी बता दूं आप लोगों को, या पता है आप लोगों को। वैसे तो पता होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप सभी, बहुत होनहार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर में बहुत अच्छे से स्कोर भी कर रहे होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर में आप लोग जब आते हैं ना, आप लोग के लिए न्यूमेरिकल आता है जो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि आप लोग ना प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं तो यहाँ पर थ्योरी सुनो इसकी पहले तो ना। तो यहाँ पर जब भी डाइपोल आता है हमारे पास में, तो डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर में दो चार्जेस होते हैं।
एक हमारे पास में होता है उसका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों के मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो हमारे पास में सेम होते हैं। ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी। अब इसमें दो तरह के पॉइंट जो हम इसके अंदर में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिफाइन करते हैं। एक होता है इस पॉइंट पे जाके यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे बोलते हैं, और दूसरा हम उसके अलोंग यानी कि एक्सियल की बात करते हैं किसी भी जर्नल पॉइंट के ऊपर में जाके, यानी कि ये पी पॉइंट है, ये मान लो तो P1 पॉइंट है, ये हमारे पास में P2 पॉइंट है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सियल लाइन पे हम डिफाइन किया जाता है। तो दोनों की फॉर्मूलाज आप लोग को बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए क्योंकि बार बार आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप उसके P यानी कि एक्सियल की तरफ में जाके देखेंगे, एक्सियल अलोंग द लाइन जाके देखेंगे, तो इट इज़ गिवन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P जो उसका डाइपोल मोमेंट होता है, डिवाइड बाई आर क्यूब। ध्यान रखेंगे आर क्यूब के बराबर रहता है जब आप एक्सियल पर जाके देखेंगे, और जब आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाके देखेंगे तो मैं इसको ए लिख देता हूँ, या कुछ भी आप जनरल पॉइंट इसका डिफाइन कर देंगे, क्यू लिख देता हूँ इसको ना मैं, इक्वेटोरियल के नाम से आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। तो ये रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसमें ना 2 P आ जाता है यार, P नहीं 2 P के बराबर में रहता है, इंटू P डिवाइड बाई ये भी क्या रहेगा आर क्यूब के बराबर रहेगा। यानी कि जब भी आप बात करेंगे इनके पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द डायपोल, इट्स ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। पी जो है वो कांस्टेंट रहेगा कि चार्जेस जो है उनके बीच में जो सेपरेशन बना हुआ है, और जो हमारे पास में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो वेरी क्या कर सकता है वो आर जो है वो वेरी कर सकता है। मैं इस पॉइंट को, ये जो दूरी है इसको मैं और दूर ले जाऊं, ये जो हमारे पास में इसको मैं और दूर लेके चले जाऊं, तो ये उसका क्या करेगा डिफाइन, जो इसकी पॉइंट जो है वो क्या करेंगे इसके हमारे पास में वेरी हम करवा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो उसके एक्सियल लाइन पे आते हैं या फिर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर में आते हैं, तो दोनों चेंज होते चले जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस की अप्रोच भी कुछ इसी तरह से रहनी चाहिए। जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको भूल जाओ, जिस पे डिपेंडेंसी दिखाता है उसको पकड़ लो, बस इतना ही इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में आपको आगे जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जब लोकेटेड एट द ओरिजिन इन द सम ओरिएंटेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। On the xy plane is measured to have a magnitude this one. What will be the magnitude of the electric field at the point this one? तो ये कह रहा है कि हमारे पास में पहले जो थे जब रखे गए थे तो डाइपोल मोमेंट, तो उसके अंदर में 10 सेंटीमीटर हाइट पे और 10 सेंटीमीटर एक्स और वाई के कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली आप ये मान के चलो कि हमारा जो ये डाइपोल रखा हुआ है उसके जो डायमेंशंस हैं, मतलब जो उसके एक्सिस हैं किसी भी 2D के अंदर में, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रखे गए हैं। तो अगर मैं इसकी ये निकालना चाहूँ उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो निकालना चाहूँ, तो ये 10 है ये 10 है, तो ये पोजीशन कितनी आ गई 10√2 आ गई अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेन्यूज। तो जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी 10 जो हमारे पास में √2 हो गई है। तो ये तो आपके पास में इसका आर आ गया ऑन द एक्स वाई मेजर्ड। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया गया वो दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁻2 दिया गया है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये भी 20 हो गया और यहाँ पर भी 20 हो गया। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 20√2। तो ये पोजीशन जो है आपके पास में 20√2 आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक मिनट, जो यही था ना, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे डाइपोल के अंदर में आर क्यूब के बराबर में। तो दोनों केसेस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 डिवाइड बाई E2 दैट कैन बी गिवन एज, क्योंकि इन्वर्सली है R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब डिवाइड बाई R1 का क्यूब। तो इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करें सीधा, तो वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हमारे पास में क्या है 20√2 है दूसरे वाले केस का, 10√2 है वो है पहले वाले केस का, और ये जो E1 था वो कितना गिवन है 1 इंटू 10⁻³ गिवन है। आपको E2 कैलकुलेट करना था, तो E2 डायरेक्टली आप इसका कितना निकालेंगे 2.5 इंटू 10, सॉरी इसका आ जाएगा हमारे पास में, जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। तो इसका भी एक ध्यान रखेंगे, वोल्ट पर मीटर मैंने यूनिट लिखी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये भी लिख सकते हैं V/X, यानी उसका जो पोटेंशियल का
ग्रेडियंट होता है ये, जैसे जैसे हम एक्स की दूरी पर चेंज होते जाते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करते चले जाते हैं, तो उसका पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज गिवन बाय इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी आगे जानेंगे। अब इसकी यूनिट से मैंने आ गया था, तो यूनिट के हिसाब से मैंने आपको भी समझाने की कोशिश की। आगे जब इसकी थ्योरी आएगी तो मैं आपको और बेहतर तरीके से इसमें जो है समझा दूंगा। तो इसका जो आंसर आप लोग को मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू डी ऑप्शन, 1.25 इंटू 10⁻⁴ हो गया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एनुलर रीजन ऑफ द चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अभी मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला आप लोग को बता रहा हूँ। जब भी सिलेंड्रिकल टाइप के ऊपर में या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं वो हमारे पास में आएंगे, तो जब सिलेंडर की बात करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया जाता है दैट इज गिवन बाय लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि किसके द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। सेम नहीं है भाई सेम, क्योंकि आर के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हायर नियर द आउटर सिलेंडर एंड नियर द इनर सर्कल। तो जैसे हमारे पास में आउटर पे चला गया, यानी कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज होता चला जाएगा। आर स्क्वेयर के रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है। 1/r वेरीज एज 1/r वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। बिल्कुल ये सही है हमारे पास में। जो आर हमारी डिस्टेंस होती है स्पेरिकल्स के अंदर में, जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो ये आर डिफाइन करते हैं। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मेटल वाला केस आ गया ना, तो आपको वो दो पॉइंट्स जो मैंने शुरू में आपको बताए थे वो बिल्कुल ध्यान होंगे। द लाइन ऑफ द फोर्स फॉलो द पाथ, कौन से पाथ को फॉलो करेंगी, बताओ इसके अंदर में कौन सा पाथ जो है ये फॉलो करेगी। तो यहाँ पर देखो कंडक्टर है मेरे पास में, तो कंडक्टर के अंदर में कभी भी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे इट विल ऑलवेज बी जीरो। एक तो मैंने स्पेरिकल सेल का केस बताया था, लेकिन आप अगर कोई मेटेलिक बॉडी की बात करेंगे या मेटेलिक स्पेयर की बात करेंगे, सॉलिड स्पेयर की बात करेंगे, और अगर उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से मेरे पास में गई है, ये वाली, तो ये क्या करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर में टर्मिनेट हो जाएंगे। कोई भी इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा आपने देखा परपेंडिकुलर वाला केस, और तीसरा जो इसके अंदर में आपने देखा कि जो हमारे पास में सरफेस के आसपास से अगर कोई गुजरती है तो वो कर्व हो जाती है। तो देखो मैं पहली वाली लाइन को देखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ना कुछ अगर मैं इसका नॉर्मल देखूँ तो सेंटर से मिला दूँ तो ये इसका नॉर्मल जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ इसके साथ में एंगल बना रहा है। टू को देखेंगे तो टू क्या कर रहा है, इनसाइड इसके मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बना रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे केसेस के अंदर में। तीसरा क्या कर रहा है, वही केस है जो पहले वाले ने किया। चौथे पे आके देखेंगे तो देखो ये सरफेस जैसे जैसे आया तो कर्व होती चलेगी, और कर्व होने के बाद में क्या करेगी, ये परपेंडिकुलर इस पे बन गई है। ये ठीक उसी तरह से जब बाहर निकल रही है तो ये परपेंडिकुलर बना के निकल रही है, और इनसाइड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर में सही रहने वाला है, तो 4 3 विल बी द राइट आंसर। इसके अंदर में नहीं बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, नीचे है इसके। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो था वो हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। ये सारी सीट जो है ना, क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और जो हमारा फोटोनिक्स ऐप है वहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा जो भी कोर्स के अंदर में आप एनरोल हैं वहाँ पर आपको ही मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इसको अभी स्किप करेंगे, बाद में जाके इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम क्या है इसके अंदर, चार्जेस +2q क्यू आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर। ठीक अभी कर लेते हैं इसको ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कहा जा रहा है कि चार्जेस +2, ये कोई एक इक्विलेटर ट्रायंगल हमने लिया ABC, इसमें चार्जेस आपने जो है प्लेस कर दिए, यहाँ पर 2q प्लेस कर दिया है,
इस पॉइंट पर आपने Q लिखा है और इस पर भी आपने Q लिखा है। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ABC ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे के सारे एंगल जो है वो मतलब इसके क्या हैं, 60 डिग्री के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल से मतलब ये समझ में आया। इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्कम सेंटर, कोई सर्कम सेंटर है यहाँ पर, जो सर्कम सेंटर में ऑलरेडी मैं जब कूलम्स लॉ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। O ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू द चार्ज प्लस Q, देन द मैग्नीट्यूड। देखो ये कह रहा है इफ द E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्कम सेंटर O ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू चार्ज प्लस Q, जो प्लस Q चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E बना रहा है। यानी ये जो पॉइंट है, जिस भी पॉइंट से मैं देखना चाह रहा हूँ वहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में आप निकाल दो, यानी कि यहाँ से मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में निकाला तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इसको ले जाने की कोशिश करेगा। ये क्यू वाला चार्ज जो है उसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पर इसकी वजह से भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इसकी वजह से भी जो है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा। अगर भाई ये मेरे पास में क्यू लगा रहा है, ई लगा रहा है, ये ई लगा रहा है, तो सीधी सी बात है कि एंगल तो सभी के सेम है, और एंगल सेम है तो ये भी तो लगा रहा है। ये कितना लगाएगा, इसके चार्ज के प्रोपोर्शनल लगा, यानी कि 2Q जो है वो इसके ऊपर में लगेगा जब ये ऊपर वाला चार्ज इस पे लगाने वाला है। ठीक है, ये जो ऊपर से लग रहा है ना 2Q वाला, क्योंकि अगर Q जो है वो E लगा दे रहा है तो 2Q वाला जो है वो, क्योंकि डबल हो गया चार्ज इसका, और डिपेंडेंसी उसके चार्ज के ऊपर में, पोजीशन सभी की सेम हमने मानी है, क्योंकि सर्कम सेंटर पर यही पॉइंट होता है कि वो जो हमारे पास में इक्वल डिस्टेंस बनाएगा उनके वर्टिसेस के साथ में। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 3 जो है यहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं, या आप कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, तो हमें इसको रिजोल्व भी करना आना चाहिए। जब आप इसको रिजोल्व करने जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो 2E फोर्स है, मतलब जो फोर्स बोल लो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, उसका यूनिट चार्ज के ऊपर में वो लग रहा है ये, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेके जा रहा है इसको इस साइड में, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको लेके जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर में, ये वाले। और ये जो एंगल बनेगा, जब हमारे पास में आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा वो हमारे पास में 60 डिग्री का आ जाएगा। आप इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, क्योंकि ये ई है तो इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर में आप रिजोल्व करना चाहेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ फिजिक्स आपको समझनी है। तो कोई भी अगर एंगल पर आपको मिल रहा है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको सबसे पहले क्या कर लो, रिजोल्व कर लो। जब आप इसको रिजोल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि ये बनेगा ई साइन 60 डिग्री, और ऊपर की तरफ में आप जाके देखेंगे तो ये बनेगा ई कोस 60 डिग्री। ठीक उसी तरह से अगर ये E है हमारे पास, तो इसको आप रिजोल्व करें देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में इसको लेके जाएगा। ये बन गया, ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, देन इट विल बी E साइन 60 डिग्री, और ऊपर कितना जाएगा, E कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन द डायरेक्शन है। तो आपके पास में बचा क्या, 2E4 जो है वो नीचे की तरफ में लग रहा है, माइनस E cos 60 उसको ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि 2E cos 60 डिग्री, और फर्दर इसको सोल्व करें, 2E-2E cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/2 होती है, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी आपके पास में जो बचा वो आंसर आया E। तो यहाँ पर ढूंढे आपका आंसर कौन सा बन रहा है, अलोंग AO अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट था, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, यानी AO के अलोंग लग रहा है। सो AO का कहाँ पर है, ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग, होलो आ गया दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इनसाइड कुछ भी आएगा तो जब भी होलो दे देगा ना तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके ही पूछता है। इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय पॉजिटिव चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, क्यों पढ़ूं भाई मैं आगे, वो पूछ रहा है कि अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं सीधा टिक करूंगा इसका जीरो। रीजन क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसका। आ जाओ नेक्स्ट। पढ़ो इस क्वेश्चन को। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, कहाँ गया भाई क्वेश्चन हमारा, हाँ ये रहा। 2 पॉइंट चार्जेस 20 माइक्रोकूलम
80 माइक्रोकुलम एंड 10 आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बना लो भाई फिगर, क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में, आनी नहीं चाहिए। वोकल्स बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, परेशानी हो जाती है बार बार ना लंबे टाइम तक बोलने से। तो देखते हैं जितने क्वेश्चन हो पाते हैं करते हैं आज। 10 सेंटीमीटर दोनों एक दूसरे से क्या है, अपार्ट है। वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम 20 माइक्रोकुलम चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। ये तो सिर्फ एक वैरायटी है, बहुत सारे क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के ऊपर में बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कैसे इनको सोल्व किया जाता है। तो दो चार्जेस आपको मिले, आपको बोला जा रहा है कि कोई भी एक पॉइंट आप लें जहाँ पर इसकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो हो जाए, तो वो बतानी है 20 माइक्रोकुलम से कितनी दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, दिस वन, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो गया, यानी कि ई जीरो, यहाँ पे मान लो ई पी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको पी पॉइंट मानकर चलता हूँ, तो ये x मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी। तो ये कितना बच गया आपके पास में, ये बचा है 10 माइनस एक्स बच गया। अगर ये यहाँ पर जीरो हो रही है तो जितनी इधर से फोर्स लग रही है, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लग रहा है, तो इतना ही 80 माइक्रोकुलम वाला फोर्स लगाना चाहिए, या फिर कहें कि इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आनी चाहिए। फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं सीधा बोल लूँ कि इतनी फोर्स अगर इधर से लग रही है तो इतनी फोर्स वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तभी आप कह सकते हैं कि वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैं पहले इन्हीं की पॉइंट्स के देख लेता हूँ कि 20 माइक्रोकुलम का इस पॉइंट पर पहुंचने तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। दैट कैन बी गिवन एज के इंटू में जो उसका चार्ज होता है 10 माइक्रोकुलम है, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर माइनस 6 के अंदर में, और डिस्टेंस कितनी एक्स स्क्वेयर है, तो आई विल राइट इट एज एक्स स्क्वेयर। और इधर से आप लेके आएंगे तो के इंटू में 80 लिखा, माइक्रोकुलम है तो 10 की पावर माइनस 6 लिखूंगा, क्योंकि चार्ज की यूनिट जो होती है वो कुलाम के अंदर में हम कंसिडर करके चलते हैं। एंड इट विल बी गिवन बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। फर्दर सोल्व करें आप इसको, सोल्व करने पर आपको मिलेगा x दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर 10/3 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन आपके जो आंसर्स हैं वो किस में मिलने वाले हैं, आंसर जो है वो मीटर के अंदर में मिलेंगे। सो यू नीड टू डिवाइड इट बाई 100, और जब आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे 10/3 इंटू 1/100, देन यू विल गेट द आंसर 0.033 मीटर। तो ये आपको जो है वो इसका आंसर मिलने वाला है। तो ऑप्शन देखेंगे, देखो मिलते जुलते हैं सारे, तो यहाँ से गलती बिल्कुल नहीं करनी है उसकी यूनिट कन्वर्जन के ऊपर में, क्योंकि आप अगर यहीं पर सोल्व कर देते हो तो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा दिख रहा था, यूनिट्स को अगर ध्यान में नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर के अंदर में की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एसआई सिस्टम के अंदर में ही कोशिश किया करो सारा का सारा पहले कन्वर्ट करने का और सोल्व करने का। तो ये आपका आंसर सीधा दिख रहा था, आप यहाँ टिक करते और आपको एग्जाम के अंदर में जो है वो 0 नंबर मिलते, और साथ में नेगेटिव भी करवाता, जितना भी आपके एग्जाम में होगा 1/4 या 1/3 होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कितनी कोशिश ली इनके ऊपर में काम जो है वो करना चाहिए। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्या करेगा, ये वो खोलने की कोशिश करेगा। थ्री आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस एज ऑन आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये और ये साइड उसकी क्या हमारे पास में इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। विच ऑफ द नंबर्ड वेक्टर कोइंसाइड इन द डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यहाँ कोई एक मिड पॉइंट लिया गया है इसका, तो कह रहा है कि जब हम चार्जेस को रख दें इनके तीनों कॉर्नर पर, मान लेते हैं यहाँ पर क्यू रखा, यहाँ पे क्यू रखा, थ्री आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं, तो ये कह रहा है कि जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कौन सी लाइन की तरफ में यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, एक पे करेगा, दो पे करेगा, तीन पे करेगा, या चार पे करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझो इसको। हमारे पास में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं प्लस क्यू चार्ज रखूं, या फिर मैं माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर में रख सकता हूँ। तीनों कॉर्नर के ऊपर में सिमिलर चार्जेस की बात करी है, कहीं भी उसने साइन की बात नहीं करी है, ठीक है। अगर मैं तीनों पे पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो कहानी कुछ इस तरह की बनेगी, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, जो टेस्ट चार्ज के नाम से आप जानेंगे, तो ये इसको इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। ये किसके कारण मिलेगा, अगर ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास में बी पॉइंट है, और ये जो है वो सी पॉइंट है, तो यहाँ से इधर ही फोर्स लगेगा ई ए। ये जो है
बी वाला, देखो हमेशा जिस चार्ज से आप देख रहे हो ना, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, बाहर की डायरेक्शन में निकलेगी, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसकी, ये इधर धकेलने की कोशिश करेगा, और ये चार्ज हो गया ई बी के कारण में, और ये जो है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये हो गया ई सी के कारण में। तो एक तो केस ये बन गया कि हमारा जब आप इनका क्योंकि सिमिलर चार्जेस पे हैं, और ये दोनों डिस्टेंसेस हैं ये हमारी क्या इक्वल हैं, तो इन दोनों के इम्पैक्ट तो जो हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो लाइन है वो टू पर कोइंसाइड कर रही है, कर गई टू पे तो कोइंसाइड। लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान दो, थ्री आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा है, कहीं भी उसने साइन की बात नहीं करी है। तो मैं अगर चार्जेस को पलट के देखूं, यानी अब मैं सारे के सारे चार्जेस को नेगेटिव कर दूं, तो माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये हमारे पास में पॉइंट चार्ज है, जिसको मैं टेस्ट चार्ज के रूप से जान रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी तरफ में टर्मिनेट करवाएगा। ये वाला जो है, अगर ये ए था, ये बी था, ये हमारे पास में सी है, तो ये जो बी है ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सी है जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों तो क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गए हैं, इसका इम्पैक्ट भी और इसका इम्पैक्ट भी। तो बचा कौन, ये वाला खाली इस तरफ में ले जाने वाला, यानी कि ई ए जो है वो हमारे पास में बचेगा। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, नीचे की डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये वन जो था उसको भी ये ओवरलैप कर रहा है, उसके साथ में भी कोइंसाइड करता हुआ जा रहा है, यानी इसका मल्टीपल आंसर है कि वो वन पे भी कर रहा है और टू पर भी कर रहा है, तो दोनों ही इसके सही आंसर है। वन पर जब कर रहा है जब उसका पॉजिटिव चार्ज रखा, टू पर जब कर रहा है, सॉरी टू पर जब कर रहा है जब हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, वन पे जब कर रहा है जब हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, तो दोनों ऑप्शन इसके जो है वो करेक्ट रहेंगे। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ अब। Two charges plus 5 microcoulomb plus 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. The electric field at the midpoint between the two charges is, दो चार्जेस के बीच में इसने पूछा है, तो 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये प्लस 5 है, ये हमारे पास में 10 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर रखा है माइक्रोकुलम। 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है इनके अंदर में। आपको वही फोर्सेस निकालने के तरीके आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले इस वाले से इम्पैक्ट निकालें, फिर इस वाले से, दोनों की डिस्टेंस हमारे पास में सेम है, 0.1 है, 0.1 है, क्योंकि वो उसकी मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट पे करने से हमें यही फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारे पास में वैल्यूज़ थी, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, अगर मुझे ई नेट निकालने के लिए बोला गया है, देन आई कैन राइट इट एज 9 इंटू 10⁻⁹, जो हमारे पास में के की वैल्यू होती है, 10 माइनस में 5, क्योंकि जो 10 का इम्पैक्ट आएगा माइनस में 5 का जो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रेडियस जो था हमारे पास में सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली दो अलग अलग इक्वेशन को माइनस ना करके सीधा इसी को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, उनके चार्जेस को, डिफरेंस को, डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करें, यू विल फाइंड 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम्ब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सी चीज़ डिफ्लेक्ट होती है, एक्सरे होती है, शायद नहीं होती होगी, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं होता है। गामा नहीं होती है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होते। अल्फा पार्टिकल, इनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण में अगर आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया, तो ये जाएगा और क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो डिफ्लेक्शन इज द बिकॉज ऑफ this scenario we can say only alpha particles will be deflected by। चलो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, ज़्यादा मैं इस पे आपसे डिस्कस करना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें तो सिंपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होना चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में जाती है, तो आप देख लेना इसको ना। फिगर्स ऑन द रेगुलर हेक्सागन पे है, 6 रखे हैं, अलग अलग साइन पे रखा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज नॉट जीरो, सेंटर पर जीरो नहीं है। तो करके देख लेना, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन जो है इसका वो सही रहेगा, यानी कि सेकेंड बॉडी जो है वो हमारी, वहाँ पर सेंटर पर जीरो नहीं बनेगा, बाकी सब में बन जाएगा, ट्राई करके देखना इसको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस, फोर्स देन। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, और अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है आप लोगों से,
in the direction of electric field lines of the force, then the path of the electron will be a circle, the path of electron will be a parabola, the velocity of the electron will decrease, the velocity of electron will increase. देखो जब भी आपका जो अल्फा पार्टिकल है या फिर जो आपके पास में हमारे पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेके आए हो, तो यहाँ क्या करेगा, ये जो फोर्स लग रही है ना उसके ऊपर में, उसका अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज करने के कारण में क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो इसका रहेगा वो हमारे पास में सी रहेगा, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से उसका क्या हो गया, मोशन जो है वो कम हो गया, उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई है। नेक्स्ट आ जाओ। इफ क्यू इज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस इज। तो सिंपल है ये हमारे पास में कंडक्टर की, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था मैंने अभी आप लोगों को, तो सिग्मा बाई एप्सन नोट से हम उसके सरफेस के ऊपर में प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसके स्टेटमेंट का खेल है। इफ क्यू इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, समझो इस पॉइंट को, चार्ज पर यूनिट एरिया, हम क्या लिखते हैं इसको, जर्नली सिंबल से लिख देते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। लेकिन इस एग्जामिनर ने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा कि भाई क्यू ही अपने आप में सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि उसने सिर्फ सिंबल चेंज करवा दिया यहाँ पर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द सरफेस कैसे होती है, हमेशा जो सरफेस होता है उसकी क्या रहती है, ये नॉर्मल रहती है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिलेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ में। अभी तक आपने बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कंडक्टर्स के साथ में आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर में अब हम डील जो है वो करने वाले हैं। तो चलो उस क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं।